देखो बच्चों, आज हम अनुवाद का अभ्यास करेंगे जो कि टेंस पर आधारित भी है। आपका टेंस का रिवीजन भी हो जाएगा इससे, और आपको वाक्य बनाना भी आ जाएंगे। तो जितने आप वाक्य बनाओगे, जितने आप मीनिंग याद करोगे, शब्दार्थ वोकैबुलरी याद करोगे, उतना ही आपको इंग्लिश ज़्यादा समझ में आएगी। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा देने के वाक्य। इम्पेरेटिव मतलब हिंदी में उसको आज्ञार्थक बोलते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। खिड़की खोलो। खिड़की को कहते हैं विंडो, है ना। तो हम उसका वाक्य क्या बनाएंगे? ओपन द विंडो। दरवाज़ा बंद करो। दरवाजे को क्या कहते हैं? डोर, और बंद करने को क्लोज। तो क्लोज द डोर। चित्र की ओर देखो। देखने को क्या कहते हैं? लुक, और चित्र को पिक्चर। तो लुक एट द पिक्चर। एट क्या है? प्रीपोजिशन है। मैं आपको सब चीज़ का रिवीजन साथ में करवाते जा रही हूँ। लुक एट द पिक्चर, यह मत करो। दिस मतलब यह, डू मतलब करना। तो डोंट डू दिस। डोंट और डू क्यों लगेगा? दो बार डू क्यों लगेगा? क्योंकि शुरू में जो डोंट आया है वो किसके लिए आया है? हेल्पिंग वर्ब के लिए। और डू मतलब करना, ये मेन वर्ब के लिए है। तो डू मतलब करना मेन वर्ब है, और डू नॉट में जो नॉट के पहले डू लगा वो हेल्पिंग वर्ब में है। तो डोंट डू दिस, है ना। जल्दी मत करो। तो जल्दी को क्या कहते हैं? हरी, है ना। मेक हेस्ट मतलब जल्दी करना। तो डोंट मेक हेस्ट। डोंट मेक हेस्ट। मेक हेस्ट मतलब जल्दी करना, ठीक है। डोंट मतलब मत। डू और नॉट से मिलके बना है डोंट। नॉट में एन के बाद जो फर्स्ट ऑफ ही लगा है ना, वो मतलब संक्षिप्त के लिए आता है कि हमने ओ को कम कर दिया। इस तरह का इंग्लिश में प्रचलन है। तो डोंट मेक हेस्ट, अपना काम करो। डू यूअर वर्क, करने के लिए डू आता है। तो ये आपने देखा होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? मेन वर्ब आगे आ जाता है ना। डू यूअर वर्क। देरी मत करो। अब मत करो के लिए फिर वही डोंट आएगा। डोंट बी लेट। मुझे डिस्टर्ब मत करो। डोंट डिस्टर्ब मी। डिस्टर्ब मतलब तंग करना। बेवकूफ़ मत बनो। डोंट बी सिली। मत बनो, मत करो, इन सब के लिए डोंट आया। समझ में आ रहा है ना आपको सेंटेंस से? डोंट बी सिली। अपना चेहरा धो। वॉश यूअर, अब इसमें वॉश है वर्ब, वर्ब पहले आती है इम्पेरेटिव में। वॉश यूअर फेस। अपना उत्तर ठीक करो। करेक्ट यूअर आंसर। लाल शाही का प्रयोग करो। यूज़ द रेड इंक। समय पर आओ। कम इन टाइम। देखो, कम मतलब आना। सच बोलो। स्पीक द ट्रुथ। झूठ मत बोलो। टेल अ लाई। डोंट मत बोलो है, तो डोंट टेल अ लाई। अब ईट और देयर का प्रयोग। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अब ये ईट और देयर का यूज़ करना है हमको। ईट मतलब जो होता है, ईट मतलब भी जैसे दिस मतलब यह, देट मतलब वह, ईट मतलब भी वह होता है। लेकिन ईट जो होता है वो निर्जीव चीज़ों के प्रयोग के साथ प्रयोग होता है, और देट जो है वो सजीव के लिए भी प्रयोग में होता है ना। जैसे गांव में एक बाज़ार है, तो यहाँ पे देयर का प्रयोग होगा। देयर इज़ अ मार्केट इन द विलेज। अब यहाँ पे हम एक बाज़ार है तो इसकी सिचुएशन दिखाने के लिए देर का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि गांव में एक बाज़ार है तो अ मार्केट इन द विलेज, ऐसा नहीं करेंगे, ये अधूरा वाक्य लगेगा। तो देर लगाना पड़ेगा। गांव के पास एक पहाड़ी है। देयर इज़ ए हिल नियर द विलेज। गांव के बीच में एक मंदिर है, तो यहाँ पर भी मंदिर की मतलब सिचुएटेड है मंदिर, इसलिए यहाँ पर भी हमको देर लगाना पड़ेगा। देयर इज़ ए टेम्पल इन द मिडिल ऑफ द विलेज। गांव के पास एक सड़क है। देयर इज़ ए रोड। देयर इज़ नहीं होगा यहाँ पे, इट इज़ ए रोड नियर द विलेज। गांव में एक स्कूल है, तो यहाँ पे देयर लगेगा। देयर इज़ ए स्कूल इन द विलेज।
एक समय एक राजा था। वो एक समय पहले की चीज़ कोई बतानी हो तो वंस लगाते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग, है ना। एक समय मतलब वंस अपॉन अ टाइम, इसके लिए एक शब्द आता है वंस अपॉन अ टाइम। बगीचे में एक बड़ा वृक्ष था। अब ये देखो था मतलब वाज लगेगा इसमें। अब यहाँ भी सिचुएशन बतानी है तो देयर वाज अ बिग ट्री इन द गार्डन। कमरे में एक ब्लैक बोर्ड है। फिर यहाँ भी सिचुएशन हो गई, देयर इज़ अ ब्लैक बोर्ड इन द रूम। स्कूल में एक प्रार्थना कक्ष है। देयर इज़ अ रूम, प्रार्थना कक्ष को क्या कहते हैं? प्रेयर हॉल इन द स्कूल। शाला में 500 विद्यार्थी है तो देयर इज़ अ 500 स्टूडेंट्स इन द स्कूल। आकाश साफ था तो हम केवल स्काई वॉज क्लियर, है ना, स्काई वॉज क्लियर। 8 या फिर द लगा देंगे तो स्पेशल जगह के लिए आ जाएगा कि स्पेशल जगह का आकाश साफ था, तो द स्काई वॉज क्लियर। 8 बजे हैं तो 8 o'clock, तो ऐसा केवल 8 o'clock तो नहीं लिख सकते हैं, है ना, तो इट इज़ 8 o'clock, यहाँ पे इट इज़ लगेगा। मार्च का महीना है तो इट इज़ मंथ ऑफ मार्च। संगीत सीखना कठिन है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न द म्यूज़िक। क्या आज गर्मी है? इज़ देयर अ हॉट टुडे? अंधेरा था तो देयर वॉज डार्क, देयर वॉज अ डार्क। कल रविवार था, यस्टरडे वॉज संडे, कल छुट्टी होगी। अब कल आने वाला कल के लिए है, बीता हुआ कल हो गया यस्टरडे, आने वाला कल क्या होगा? टुमारो। टुमारो फ्यूचर टेंस के लिए क्या आता है? शेल या विल, है ना। टुमारो विल बी हॉलीडे। आज दुकान बंद है, द शॉप इज़ क्लोज टुडे। चाय का समय हो गया है। अब इसमें दिया है टाइम टू टेक टी, चाय का समय, तो इट इज़ अ टाइम टू टेक टी, है ना। इट जो होता है वो छोटी सी बात के लिए आता है और देयर कोई सिचुएशन, बड़ी सिचुएशन के लिए आता है। आपको समझ में आ गया? अब ये प्रेजेंट सिंपल मतलब सामान्य वर्तमान। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कीजिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अब जैसे वाक्य और वर्ड मीनिंग दोनों हैं। मेरा नाम मोहन है, माय नेम इज़ मोहन, ये सिंपल सेंटेंस है। यह सोहन है, दिस इज़ अ सोहन। वह श्रीदास है, मैंने बताया था ना जहाँ पे सजीव होता है वहाँ पे देट लगता है, देट इज़ श्रीदास। वह मेरे अध्यापक हैं, देट इज़ माय टीचर। यह श्री प्रसाद है, देखो दिस और देट का यूज़ करते चलो। यह श्री प्रसाद है, दिस इज़ श्री प्रसाद। वह मेरे पिता हैं, देट इज़ माय फादर। श्रीमती रमा मेरी माता है, श्रीमती रमा इज़ माय मदर। श्री अशोक मेरे मामा हैं, अशोक इज़ माय मैटरनल अंकल, है ना। मामा को मैटरनल अंकल कहते हैं। तो ये जो वर्ड मीनिंग है ये आप याद करते चलो। श्री अमर मेरे चाचा हैं, श्री अमर इज़ माय अंकल। यह मेरा बैग है, दिस इज़ माय बैग। यह मेरा स्कूल बैग है, दिस इज़ माय स्कूल बैग। मैं कक्षा 6 में हूँ, आई एम इन क्लास 6। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, माय हेल्थ इज़ वेल। वे विद्यार्थी हैं, दे आर स्टूडेंट्स। वे मेरे सहपाठी हैं, दे आर माय कलीग्स या क्लासमेट। वे मेरी कक्षा में हैं, दे आर इन माय क्लास। तुम एक खिलाड़ी हो, यू आर अ प्लेयर।
तुम मेरे मित्र हो, यू आर माई फ्रेंड। तुम एक अच्छे गायक हो, यू आर अ गुड सिंगर। वह रोमा है, दिस वह है तो देट लगेगा, देट इज़ रोमा। वह मेरी बहन है, देट इज़ माई सिस्टर। वह मेरी सहपाठी है, देट इज़ माई क्लास फेलो। देखो क्लास फेलो भी आता है, मतलब एक चीज़ के लिए बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, है ना, जिसको हम हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं। तो इस तरह से ये 2 पेज मैंने आपको इंग्लिश में समझा दिए हैं। इस तरह के आप ये वाक्य तो उतार ही लो, इसके अलावा भी दूसरे वाक्य लेकर आप वाक्य बनाने की प्रैक्टिस करो। तो आपको क्या होगा, टेंस भी समझ में आएंगे, प्रैक्टिस होगी सेंटेंस बनाने की, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और उससे फिर आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो ये आपके कोर्स की भी बात है और कोर्स के बाहर भी आपको फ़ायदा देने वाली चीज़ है। तो आप बराबर प्रैक्टिस करो, इसमें किसी तरह की कोई आप लापरवाही मत करो, है ना। इस तरह के वाक्य जैसे इसमें 20-22 वाक्य हैं, तो आप 10 वाक्य और मन से ले लो, ये 22 वाक्य भी बना लो, और इस तरह के वाक्य लेते लेते आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, है ना। ईट और देयर के यूज़ के भी जैसे 10 वाक्य हैं, 10-20 वाक्य हैं, तो 10 वाक्य अपने मन से ले लो, है ना। इसी तरह से इम्पेरेटिव के भी 15 वाक्य हैं, तो 10 वाक्य अपने मन से लेके रोज़ आप इस तरह 2-2, 4-4 वाक्य ले लेकर प्रैक्टिस करो, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो फिर पूछो।